हेलो एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता अगेन। आज के हमारे सेशन में हम नेचुरल प्रेगनेंसी विद एंडोमेट्रियोसिस कैसे प्लान करना है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हमको ऑलरेडी मालूम है कि जब भी हम एंडोमेट्रियोसिस का बात करते हैं तो ओवरी में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होना बहुत कॉमन है। साथ में डीप एंडोमेट्रियोसिस मतलब रेक्टम पे एंडोमेट्रियोसिस होना कॉमन है और यूट्रस का वॉल थिकनेस मतलब एडिनोमायोसिस होना साथ में बहुत कॉमन है। दोस्तों, जब कभी भी कोई आदमी प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है एंडोमेट्रियोसिस में तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस एब्सोल्युटली नॉर्मल होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में फीमेल पार्टनर के लिए फेलोपियन ट्यूब का टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है एंड फेलोपियन ट्यूब्स हैव टू बी नॉर्मल। ऑलराइट दोस्तों, इसके साथ में और एक इवैल्यूएशन है, वो है ओवरी का AMH। ये करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में बहुत सारे ऐसे लेडीज़ रहते हैं जिनको साथ में लो AMH रहता है। अब क्यों उनको लो AMH है एंडोमेट्रियोसिस के साथ में, ऐसे आंसर साइंस के पास में नहीं है, पर एक है, एंडोमेट्रियोसिस में पेरिटोनियल इम्यूनोमॉड्यूलेशन इतना ख़राब रहता है कि उस साइड्स बर्नआउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को लो AMH हो सकता है। जब कभी भी कोई बंदा नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके लिए है कि AMH नॉर्मल होकर, हस्बैंड नॉर्मल होकर, फेलोपियन ट्यूब का नॉर्मल होना। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार फेलोपियन ट्यूब की अनैटमी जब मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो एंडोमेट्रियोसिस में कुछ इस प्रकार रहती है, ट्विस्टेड। ये ट्विस्टेड अनैटमी की वजह से आपको नेचुरल कंसेप्शन नहीं होता, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार ये पेशेंट ने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, फिर ये जो बिगड़ी हुई एनाटमी है उसको हम बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं और आपका जो फेलोपियन ट्यूब है दैट कैन बिकम बैक टू नॉर्मल और आपको प्रेग्नेंट होने में बड़ा आसान हो सकता है। दोस्तों, और एक चीज़, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अगर 3 सेंटीमीटर से साइज़ में छोटी है तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरीली 3 सेंटीमीटर से छोटे साइज़ के लिए हमें सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मान के चलिए 3 सेंटीमीटर से साइज़ में बड़ा है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, जो कुछ भी है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके एंडोमेट्रियोसिस को बॉडी में से निकाल कर फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहिए। ज़्यादातर सिचुएशंस ऐसे रहते हैं दोस्तों कि पेशेंट को उसके साथ में डीप एंडोमेट्रियोसिस भी रहता है और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको साइमल्टेनियसली डीप एंडोमेट्रियोसिस रिमूव करना पड़ता है। उनको एंडोमेट्रियोसिस निकाले बिना और कोई ऑप्शंस नहीं है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जो लोग नेचुरली प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनफैक्ट ये जो सारे लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज। इसका मतलब ये वो सर्जरीज है जिससे आपका फर्टिलिटी, प्रेग्नेंट होने का चांस बढ़ सकता है। बट ये सर्जरीज आपको हमेशा करनी चाहिए एंडोमेट्रियोसिस के कोई रेफरल यूनिट में या एंडोमेट्रियोसिस के कोई एक्सपर्ट के पास में। देखिए, डॉक्टर्स बहुत गायनक ऐसे रहते हैं जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स रहते हैं और अच्छे रहते हैं, पर अच्छा लैप्रोस्कोपिक सर्जन होना इसका मतलब ये नहीं कि वो एंडोमेट्रियोसिस का भी अच्छा सर्जन है। एंडोमेट्रियोसिस के अच्छे सर्जन बनने के लिए सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लगती है, रेफरल यूनिट लगती है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ लगती है। ये पूरे कोर्स के द्वारा आपको ये पूरे फर्टिलिटी को लेकर, एंडोमेट्रियोसिस को लेकर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन देने की हमने कोशिश की है, सो दैट आप आपकी बीमारी को लेकर एकदम करेक्ट डिसीजन ले सके, करेक्ट जगह पे जा सके, सो दैट आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो और अगर आप में वो पॉसिबिलिटी है तो आप नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।